नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यज्ञ शर्मा और आप देख रहे हैं यूनाइट पब्लिकेशन गाइड ए मेंटर टू ऑल रिसर्च स्कॉलर। और जो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, हम लोग बात करेंगे वो कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे पेपर को मोर अप्रोप्रिएट या फिर मोर सुटेबल बनाते हैं जब हम सबमिशन करते हैं अपने पेपर का। तो नंबर 1 जो चेकलिस्ट है मेरी वीडियो में, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एम स्कोप अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑब्जेक्टिव रिजल्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे व्यूअर से कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और मैं अपनी आने वाली वीडियोस में और भी ज़्यादा चेक पॉइंट्स लेके आऊँगा, जिससे कि हम अपने किसी भी एब्स्ट्रैक्ट या किसी भी पेपर को या रिसर्च पेपर है या रिव्यू पेपर है, किसी को हम किस तरीके से उसको ऑथेंटिक बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो मैं उन चेकलिस्ट की बात करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूं रिसर्च पेपर के लिए वो कौन सी चेकलिस्ट होती हैं जो कि हम अपने माइंड में रखनी चाहिए जब हम अपने पेपर डिजाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जब हम कोई भी रिसर्च पेपर राइटअप करते हैं तो सबसे पहले उसका हमें एक फ्रेमवर्क, एक कह लीजिए कि एक फ्लो पता होना चाहिए कि वो उसमें फ्लो में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो मैंने जो कुछ चेकलिस्ट उसमें रखी हैं, तो देखिए नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले यदि हम कोई भी रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें अपना एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन करना है, एब्स्ट्रैक्ट राइटअप करना है। और उस एब्स्ट्रैक्ट में हमारे में क्या क्या होना चाहिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि हमारा सबसे पहले उसमें एम एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एम और ऑब्जेक्टिव आपके जो भी आपका रिसर्च का पेपर का टाइटल है उससे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उससे इंटरकनेक्ट होना चाहिए, इंटर रिलेट होना चाहिए। तो आपका एम एंड स्कोप है वो आपके किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, टाइटल और आपके ऑब्जेक्टिव्स के। इसके बाद आप उसमें जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं आपकी स्टडी में, जो भी आपके पेपर्स में जो भी अपने रिजल्ट्स डाले हैं, वो थोड़ा सा रिजल्ट्स का आपको ओवरव्यू देना होता है 2 से 3 पैराग्राफ में, 2 से 3 लाइन्स में। और उसके साथ में आपको कंक्लूड करना है कि मेरा फाइनली कंक्लूजन क्या रहा, मेरी इन्वेस्टिगेशन क्या रही मेरे पेपर में। तो ये एक फ्लो है जो हमें एब्स्ट्रैक्ट में अपना मेंटेन करना होता है। यदि आपको इसके बारे में और मोर डिटेल्स में यदि जानना है तो मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है उसको आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट के लिए क्या चेक पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी रिसर्च पेपर के लिए चेक पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। बट यदि आपको एक केवल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में चेक पॉइंट्स जानने हैं कि क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं जिनसे कि हम अपने एब्स्ट्रैक्ट को और ज़्यादा खूबसूरत या और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो वो लोग जाके मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, ये था एक एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट जो कि हम रिसर्च पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सबसे फर्स्ट पेज पे हमें ये एब्स्ट्रैक्ट कुछ इस फ्लो में हमें कवर करना होता है, राइट। तो आते हैं नंबर 2 चेकलिस्ट पे। ये हमारी चेकलिस्ट क्या कह रही है, चलिए देख लेते हैं। ऑल द मेंशन हेडिंग एंड सब हेडिंग्स आर प्रॉपर वेल एक्सप्लेन लाइक द इंट्रोडक्शन पार्ट एट इट इज गिविंग वेल इंट्रो अबाउट द टॉपिक एंड सो ऑल, राइट। तो देखिए, दूसरा क्या है, जब हमने एब्स्ट्रैक्ट अपना डिफाइन कर लिया है तो हम स्टार्टअप करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए आपका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें कि आपका जो भी कोई कीवर्ड्स है आपके टाइटल में, जिस किसी वेरिएबल की आप स्टडी कर रहे हैं या जो भी कोई आपका पैरामीटर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप किसी की भी स्टडी कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर सबसे पहले उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो आपको प्रॉपर वेल तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होता है। प्रॉपर उसमें जो भी रेफरेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको देना होता है। और आपको यदि कुछ उसमें आप हेडिंग्स या सब हेडिंग्स दे रहे हैं तो वो प्रॉपर कंटेंट उसका जो होना चाहिए वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कहीं से कॉपी पेस्ट किया हो, आपको प्रॉपर वे में और वेल इंफॉर्मेशन उसकी देनी होती है। तो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट रहता है ये बड़ा जनरल पार्ट रहता है किसी भी रिसर्च पेपर के लिए। बट आपको ये वाला जो पार्ट आपको जब राइटअप करना है तो राइटअप कैसे करेंगे, आपके टाइटल के अकॉर्डिंग।
ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं डालनी है जो आपके टाइटल या आपके एम एंड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ना हो, या तो वो आपके टॉपिक से जो भी आप वेरिएबल्स ले रहे हैं उससे रिलेटेड उसमें हेडिंग्स होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन भी उससे रिलेटेड होना चाहिए, और जो हेडिंग्स के अंदर आप पैराग्राफ में कंटेंट डाल रहे हैं वो भी आपका टाइटल जो है, आपका रिसर्च स्टडी जो है, आपका रिसर्च एरिया जो है, जो भी आपका वेरिएबल्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे रिलेटेड ही आपको इंट्रोडक्शन कंटेंट में ऐड करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं नंबर 3 पे क्या है। तो कुछ चीजें और हैं चेक पॉइंट में जो नंबर 3 पे मैंने रखी है अपनी चेक लिस्ट में, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया, रिव्यू लिटरेचर हो गया, मैथडोलॉजी हो गया, रिजल्ट्स हो गया, डिस्कशन हो गया एंड कंक्लूजन। तो ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इन प्रॉपर फ्लो एंड अकॉर्डिंग टू द टाइटल, स्कोप एंड द रिसर्च एरिया, राइट। ये जो चेक पॉइंट मैंने रखा है ये मैंने बिल्कुल सिमिलर है होता है आपके एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू, बट आप ये जानिए कि एब्स्ट्रैक्ट जो रहता है एक शॉर्ट समरी रहता है हमारा, जिसमें कि हम 250 वर्ड्स या मोर देन 300 वर्ड्स में अपना पूरा जो है एक शॉर्ट समरी देते हैं अपनी स्टडी का, जिससे कि कोई भी यदि हमारे आर्टिकल को पूरा प्रॉपर नहीं पढ़ना चाहता और केवल वो एक शॉर्ट समरी चाहता है हमारे पेपर के बारे में, तो वो यहाँ से वो जान सकता है, राइट। तो इसी चीज को यदि मैं एलॉबरेट कर दूं, राइट, और ज़्यादा मैं एक्सपेंड कर दूं उसको, तो वो चीज़ हमें अपने पेपर में यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो देखिए सेम चीज़ है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन है, रिव्यू लिटरेचर है। रिव्यू लिटरेचर भी आपको उस तरीके से लेना है जिससे कि आपका रिव्यू लिटरेचर आपके जो वेरिएबल्स हैं या आपने कोई भी टूल या प्रोटोकॉल या मैथोडोलॉजी यूज़ किया है उससे रिलेटेड ही टेक्निक्स होनी चाहिए और उससे रिलेटेड ही आपके सैंपल्स में यूज़ होना चाहिए प्रोटोकॉल, राइट। तो ये बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि आपका एब्स्ट्रैक्ट में जो आपने पूरा एक शॉर्ट समरी दिया, यदि आप उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके आप उसको राइटअप कर देंगे तो वो आपका चेकलिस्ट 3 की तरह कंसीडर हो जाएगा, राइट। तो ये बात हो रही है यहाँ पे बॉडी ऑफ द कंटेंट, राइट, ऑफ द पेपर, बॉडी कंटेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द रिसर्च पेपर, राइट, इन ए ग्रेट मैनर, राइट। या फोर्थ वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चेकलिस्ट में मेरी में फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या बता रहा है आप देख लीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज ऑल्सो प्रॉपरली मेंशन्ड अबाउट द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, राइट। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत से रिसर्च स्कॉलर क्या करते हैं कि उनके साथ में कोई भी उन्होंने वर्क किया है तो वो क्या करते हैं कि हाँ उन्होंने कोई भी मैथोडोलॉजी यूज किया है, उस मैथोडोलॉजी के कोई जो रिजल्ट्स आए हैं केवल वो या तो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ या टेबल्स की फॉर्म में या कोई चार्ट की फॉर्म में वो केवल उसको वहां पर मेंशन कर देते हैं। बट डियर ये इंप्लीमेंटेशन का पार्ट नहीं होता है, आपको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन भी उसका करना होता है, राइट। आपका जो भी टेबल्स है, जो भी ग्राफ है, यदि वो आया है ठीक है, बट उसको आप जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि व्हाट व्हाट इज कि उसमें अंदर अब वो क्या शो अप कर रहा है, अब वो उसका रिजल्ट क्या है ग्राफ के बेस पे, राइट, आप उसको थोड़ा सा इंटरप्रिटेट नहीं करोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे, तो वो आपका स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वे में नहीं माना जाएगा। तो यू नीड टू बी एक्सप्लेन योर ऑल ग्राफ, योर ऑल टेबल्स, योर ऑल चार्ट्स, राइट, ऑल इमेजेस, राइट, इन ए प्रॉपर साइटेशंस, राइट। तो ये आप कोई भी टूल यूज कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये चीज इंप्लीमेंटेशन या इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो 5th नंबर पे जो मेरी लिस्ट में आता है चेक पॉइंट, दैट इज रेफरेंस, राइट। रेफरेंसेस डियर किस तरीके से आपको करने हैं? देखिए रेफरेंसेस जो होते हैं किसी भी रिसर्च पेपर के लिए वो हमें ऐसे हम नहीं उनको डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक जनरल गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हमें वैंकूवर टाइप का रेफरेंस चाहिए या फिर हमें अपना एपीए फॉर्मेट चाहिए या फिर हमें शिकागो फॉर्मेट चाहिए या अदर कोई हमें फॉर्मेट चाहिए रेफरेंस का, तो ये जनरल के गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि जो लोग पेपर राइटअप कर रहे हैं और उनका जनरल सिलेक्शन हो चुका है या जनरल उनके पास है ऑलरेडी, तो आप क्या कर सकते हैं कि जनरल का गाइडलाइंस निकालिए जनरल की वेबसाइट से और उसके अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस में उन्होंने मेंशन किया है कि मुझे रेफरेंस इस तरीके के चाहिए पेपर में, तो आप वही फॉर्मेट आप यूज करेंगे रेफरेंस के लिए। तो रेफरेंस शुड बी रिलेटेबल टू दी कंटेंट, प्रॉपर साइटेशन होना चाहिए, ऑल्सो प्रोवाइडेड DOI वेबसाइट इफ पॉसिबल, राइट। तो ये प्रॉपर आप जब कोई भी रेफरेंस यदि कहीं से उठाते हैं और उसको आप गूगल स्कॉलर पर डालते हैं तो आप क्या करेंगे, वहां से आपको प्रॉपर DOI के साथ में आपको प्रॉपर वैल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रेफरेंस की। तो वहां से आप साइटेशन देने के बाद अपने रिसर्च पेपर में उसको एंड नोट की फॉर्म में आप उसको या फुट नोट की फॉर्म में आप उसको लगा सकते हैं, राइट।
नंबर 6 लिस्ट पर जो चेक पॉइंट है मेरे साथ में, तो वो चेक पॉइंट्स क्या है, मैंने यहाँ पे ये बताया कि इमेजेस शुड बी क्लियर एंड विथ प्रॉपर कैप्शन एंड टेबल शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड बी कैप्शन, राइट। तो देखिए यहाँ सेम चीज मैंने बताई है। यदि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हम लोग क्या कर रहे थे कि जो रिजल्ट आ रहे थे उनको हम टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे हम लगा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि आपकी इमेजेस जो होनी चाहिए वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, ज़्यादा पिक्सल उनका फटा हुआ ना हो, राइट, ज़्यादा ब्लर ना हो। तो इमेजेस आपको बहुत ही क्लियर और कॉपीराइट इमेज का यूज़ नहीं करना है, आपका खुद का डिज़ाइन हुआ इमेज ही आपको लेना है, राइट। बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपने यदि कहीं से कोई इमेज लिया है और आपने उसको डिजाइन किया तो आप ले भी सकते हैं, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आपको प्रॉपर साइटेशन उसका देना होता है, कैप्शन उसका देना होता है, राइट। टेबल भी यदि आप कहीं ले रहे हैं, यदि कहीं पे या कोई अपने अकॉर्डिंग आप टेबल यदि डिजाइन कर रहे हैं क्योंकि कंटेंट आप कहीं और से ले रहे हैं, तो यदि आपका खुद का वर्क है और आपके खुद की यदि टेबल्स बनी है एनालिसिस के बेस पे, तो यहाँ आपको कोई भी आपको साइटेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपका खुद का स्टडी। और हम जो बात कर रहे हैं चेक पॉइंट्स की, वो हम बात कर रहे हैं रिसर्च पेपर के लिए, राइट। तो यहाँ आपको कोई भी टेबल जो है उसका आपको साइटेशन देने के लिए कोई नीड नहीं बनता है। हाँ, आप उसको डिस्क्रिप्टिव वे में जरूर आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो कोई भी टेबल है, आपने कोई भी रिजल्ट उसमें लिए हैं, कोई वेरिएबल्स लिए हैं, उनकी बेस पे क्या क्या वैल्यूज आया है, तो आप उसको बता सकते हैं कि दैट विच वन इज मोर सिग्निफिकेंट और विच वन इज नॉन सिग्निफिकेंट, राइट। 7 जो आप चेकलिस्ट पॉइंट है मेरे साथ में, वो है एक्नॉलेजमेंट, फंडिंग, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉपीराइट एग्रीमेंट, फॉर्म। ये मैं पूरा सबमिशन से राइट अप से लेके सबमिशन तक का आपका पूरा चेक पॉइंट्स का यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। एक सिंपल सी छोटी सी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपकी एक्सप्लेन हो जाए, सारी चीज़ें आपको कवर हो जाए। सर, क्या ये एक्नॉलेजमेंट हमारा ही पार्ट होता है? नहीं डियर, ये पार्ट जो रहता है वो पार्ट किसका रहता है कि क्योंकि हमारा पार्ट केवल यहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6, राइट। ये आपका राइटिंग वाला कंटेंट है, राइट। ये भी राइटिंग वाला कंटेंट है, बट ये पार्ट जो रहता है वो पार्ट रहता है आपके जर्नल कैन से। ये जर्नल का रिक्वायरमेंट रहता है। जब हम गाइडलाइंस किसी जर्नल की पढ़ते हैं या वो मांगता है, तो जब आप सबमिट करते हैं अपना पेपर, तो आपको ये चीज़ें अपने पेपर में प्रोवाइड करानी होती हैं। एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट जो डियर होता है, एक्नॉलेजमेंट में हम लोग केवल एक्नॉलेज करते हैं जिन्होंने हमारे रिसर्च पेपर राइटिंग में हमारा हेल्प किया है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा हेल्प किया है, किसी फंडिंग फोर्स में यदि किसी ने हमारा हेल्प किया है हमारे इक्विपमेंट्स को लेके या हमारी लैबोरेटरी के लिए, कहीं भी यदि आपका किसी ने कोई भी हेल्प किया है या आपको किसी ने असिस्ट किया है, तो आपको एक्नॉलेजमेंट में उसका एक्नॉलेज करना होता है, राइट। फंडिंग, यदि आपका कोई फंडिंग है, यदि आपने कोई लैबोरेटरी वर्क कर रहे हैं, आपने कोई किसी गवर्नमेंट बॉडी से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से यदि कोई फंड लिया है, तो आपको फंडिंग एजेंसियाँ बतानी होती है कि मैंने डीबीटी से, आईसीएमआर से, या फिर मैंने किसी अदर एजेंसी से मैंने फंड लिया है प्रोजेक्ट के लिए, राइट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपका डियर क्या रहता है कि आपका जो स्टडी है, टाइटल का स्टडी है, आपका रिसर्च एरिया का स्टडी है, तो आपका उसमें कीन ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से जनरेट हुआ है, आप क्यों इसी स्टडी में जाना चाहते हैं या गए हैं, राइट। तो आपको थोड़ा सा अपना कीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। इसका भी एक फॉर्मेट होता है। कॉपीराइट फॉर्म एग्रीमेंट डियर ये रहता है कि जब आप सबमिशन करेंगे तो आपको जनरल के एंड पे कॉपीराइट फॉर्म मिलता है। उस कॉपीराइट फॉर्म को आपको फिल करके और उसकी पीडीएफ आपको बना के आपको अपने सिग्नेचर मेंशन करने होते हैं, अपना टाइटल मेंशन करना होता है, अपने ऑथर डिटेल्स को मेंशन करना होता है। यदि आपके पेपर में 4 ऑथर है तो चारों ऑथर को सेपरेटली कॉपीराइट फॉर्म आपको फिल करना होता है, और उसको जब आप पेपर को अपने सबमिट करते हैं जर्नल को, तो आपको ये 4 चीज़ें जो है आपको देनी होती है। एक्नॉलेजमेंट आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हैं, फंडिंग आप अपने एक्नॉलेजमेंट अपने पेपर में ऐड कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने पेपर में ऐड कर सकते हैं। कॉपीराइट फॉर्म ये अलग से एक डॉक्यूमेंट जाता है, अलग से सेपरेट डॉक्यूमेंट है जो आपको सबमिशन के दौरान जहाँ पे आपका एक पॉइंट्स आता है, एक आपका अपलोड करने के लिए आपको वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट। यस, नंबर 8, द रेफरेंस शुड बी एडेड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस पब्लिश्ड इशू, राइट। तो ये एक पॉइंट मैंने इस तरीके से केवल यहाँ कवर कर लिया है। यहाँ पे कोई इस तरीके इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी अपने इस वाले आपके चेकलिस्ट पे मैंने वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रेफरेंस क्या है? यदि आपकी जो भी टॉपिक का स्टडी है, टाइटल का जो स्टडी है, तो आपको अपने टाइटल से रिलेटेड, अपने वेरिएबल से रिलेटेड ही रेफरेंस आपको लेने हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुके हैं, राइट। तो किसी का कोई आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ है और आपको लग रहा है कि दैट इज मोर रिलेवेंट टू माय स्टडी, राइट, देन यू कैन टेक ए रेफरेंस फ्रॉम दैट पब्लिश्ड आर्टिकल एंड यू कैन
in fact as an endnote form in your article, right? For reference should be added on the behalf of previous published article, right dear? तो डियर ये सब था आपका एक चेकलिस्ट जो मैंने कोशिश किया था कि मैं आपको एक चेकलिस्ट के थ्रू सारी चीज़ें बताऊं, जैसे कि हम जब पेपर स्टार्टअप करते हैं राइटिंग वर्क का और जब तक हम जर्नल को सबमिट करते हैं तो वहां तक की जो चेकलिस्ट है वो हमारे पास ये चेकलिस्ट है जो हमें फुलफिल करनी होती है और इनके थ्रू हमें निकलना होता है, राइट? तो कैसी लगी वीडियो डियर मेरे दोस्तों, प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइए कि आपको आने वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। और कंटेंट यदि डियर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल जाए और मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सुंदर वीडियोस लेके आता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स लॉट।